हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। आज मेरा दूसरा लेक्चर है इस सीरीज में, जिसमें हम लोग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट है उस पे जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2017-18 से लेके 2024 तक के जितने क्वेश्चन आए ना पेपर 2 में मैनेजमेंट के, वो सारे क्वेश्चन हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, एग्जामिनेशन में अभी 2 महीने बाकी है। ठीक है, तो आज है 1 मई। तो आज से मैं कोशिश करूंगी कि हर दिन 2 वीडियो आएंगे, एक मॉर्निंग में आएगा, एक इवनिंग में आएगा। बस आपको क्या करना है, आपको मन लगा के मेरे साथ पढ़ाई करनी है। जितने क्वेश्चन मैं डिस्कस कराऊं वो सब पढ़ने हैं। ठीक है, और एक बात और है, ये देख लीजिए, ये वो सारे सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो देखिए, ये जो सीरीज मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिसमें मेरा आज लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एंड इसके साथ ही केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही काम नहीं चलेगा। प्रीवियस ईयर के तो क्वेश्चन करने ही है, बट उसके साथ हमें डिटेल में पढ़ाई भी तो करनी है उस सब्जेक्ट की। तो ये जो सारे सब्जेक्ट हैं जो आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में आ रहे हैं मैनेजमेंट में, वो सब्जेक्ट मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। तो आप ये सारे सब्जेक्ट मेरे चैनल से पढ़िएगा, प्लस यूजीसी नेट का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं डिस्कस कर रही हूँ वो आपको मेरे साथ करना है। हर दिन मैं 2 वीडियो लाऊंगी एंड कोशिश करिएगा कि 2 वीडियो आप उसी दिन देख करके उसे फिनिश करें। ठीक है, सारे वीडियो की नंबरिंग की रहेगी, तो आप बारी बारी सीक्वेंस में उन सारे वीडियो को कवर करिएगा। और एक बात और है, अगर सिलेबस के बारे में कोई डाउट है कि सिलेबस क्या है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का मैनेजमेंट का, तो सिलेबस पे मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आप जरूर सिलेबस एक बार देख लीजिएगा। यही सिलेबस है, 1-2 चैप्टर, 1-2 सब्जेक्ट और है, सिलेबस यही है। तो आपको बस क्या करना है, यानी कंटेंट पूरा अवेलेबल है, आपको केवल अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। ठीक है, एक लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, पिछला लेक्चर, जिसमें हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे प्रीवियस ईयर के। आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि मैच लिस्ट 1 मार्केट स्ट्रक्चर एंड लिस्ट 2 फीचर्स। और ये जो क्वेश्चन है ये जून 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। जून 2019 में क्वेश्चन आया है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर, लिस्ट 2 में क्या है, फीचर्स, आपको मैच करना है। लिस्ट 1 में आपको दिया गया है परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 आइटम दिए गए हैं। लिस्ट 2 में आपको दिया है प्रोडक्ट इज डिफरेंशिएटेड, होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर फ्रीली मोबाइल बिटवीन फर्म्स। अगला है लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। ठीक है, तो ये 4 आइटम इधर दिए गए हैं। आपको क्या करना है, आपको मैच कराना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो चलिए कराना शुरू करें। तो सबसे पहले तो बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये कहां से है, किस सब्जेक्ट से है, ये इकोनॉमिक्स से है, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में ऑलरेडी अपने चैनल पे कवर कर चुकी हूँ। 70-75 लेक्चर्स में मैंने पूरा सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ाया है, और वहां मैंने बताया है कि मार्केट स्ट्रक्चर 4 टाइप के होते हैं। यही वो 4 टाइप है, इसके फीचर्स वगैरह डिटेल में डिस्कस किए हैं, तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए मैच कराना शुरू करते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, दैट आर फ्रीली मोबाइल बिटवीन द फर्म, फर्म के बीच में फ्रीली मोबाइल होते हैं। तो ये जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है ये मैच हो रहा है थर्ड से, ए जो है थर्ड से मैच हो रहा है। मोनोपोली मार्केट में क्या होता है, मोनोपोली मार्केट में रिस्ट्रिक्शन होता है ना। मोनोपोली यानी एक, मोनो मतलब सिंगल, यानी एक फर्म की मोनोपोली होती है, जैसे हमारा रेलवे। ठीक है, तो लीगल रिस्ट्रिक्शन होता है ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म, यानी कोई नई फर्म एंट्री नहीं कर सकती है। तो मोनोपोली किससे मैच हो रहा है, फोर्थ से। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, प्रोडक्ट इज डिफरेंशिएटेड, प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं। ओलिगोपोली में क्या होता है कि होमोजीनियस प्रोडक्ट भी हो सकते हैं एंड ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से चारों ही मैच हो गया। अब देखिए इसमें से कौन सा आंसर सही है, बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं मैच करके, इसमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड देखते हैं, ए का थर्ड, हाँ ए का थर्ड है, बी का 4, बी का 4 है, ठीक है, सी का 1,
सी का 1 है एंड डी का सेकंड। हाँ, तो यानी ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखनी है तो ये मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट में क्या होता है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, एंट्री एग्जिट इजी होती है। ठीक है, प्राइस जो है डिसाइड होती है डिमांड सप्लाई के बेसिस पे। मोनोपोली फॉर्म में क्या होता है, सिंगल फर्म डोमिनेट करती है, जो एंट्री होती है उस पे हाई बैरियर है। ठीक है, प्राइस पे कंट्रोल होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के बारे में बात करें तो वहां पे क्या होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होते हैं, जबकि इजी एंट्री एग्जिट जो है इजी होता है, प्राइस पे थोड़ा सा कंट्रोल होता है। जबकि ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है, कुछ फर्म होती है लेकिन बड़ी फर्म्स होती है जो डोमिनेट करती हैं मार्केट को। ठीक है, हाई बैरियर होता है एंट्री पे, एंड जो फर्म्स होती हैं उनका प्राइसिंग एंड उनका आउटपुट जो है ना वो इंटरडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ये ओलिगोपोली और ये चारों मार्केट के फीचर्स थे। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये जो है ना, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट फॉर्म जो है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से ये क्वेश्चन है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट कह लीजिए। तो क्वेश्चन क्या है, अथॉरिटी, आपने अथॉरिटी टॉपिक पढ़ा था ना, वहीं से है। अथॉरिटी इज द राइट टू मेक डिसीजन, टू डायरेक्ट द वर्क ऑफ अदर्स एंड टू गिव ऑर्डर। अथॉरिटी मतलब क्या होता है, अथॉरिटी मतलब अधिकार। ठीक है, तो अथॉरिटी एक पावर देता है कि हम दूसरों को डायरेक्ट कर सकते हैं, उनको ऑर्डर दे सकते हैं, उनको कमांड दे सकते हैं, काम करा सकते हैं। ठीक है, तो अथॉरिटी क्या है, ये राइट है टू मेक डिसीजन, टू डायरेक्ट द वर्क ऑफ अदर्स, दूसरों के काम को हम डायरेक्ट कर सकते हैं, उन्हें ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक, अथॉरिटी ये है। अब आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आया है, जून 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, हम ठीक है। तो लाइन अथॉरिटी, पहला है लाइन अथॉरिटी, अगला है स्टाफ अथॉरिटी, लाइन मैनेजर, स्टाफ मैनेजर। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको मैच कराना है। यहाँ पे दिया गया है लिस्ट, इसमें गिव अ मैनेजर द राइट टू एडवाइस अदर मैनेजर और एम्प्लॉय। ठीक, अगला है ट्रेडिशनली गिव मैनेजर्स द राइट टू इशू ऑर्डर्स टू अदर मैनेजर और एम्प्लॉय। ठीक है, अगला क्या है, अ मैनेजर हु असिस्ट एंड एडवाइज द मैनेजर। ओके, अगला है अ मैनेजर हु इज ऑथराइज्ड टू डायरेक्ट द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट is responsible for accomplishing the organizational task। ठीक, तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑप्शन नहीं, इसको मैच कराना है, आइटम्स दिए गए हैं। अब एक बात ये है कि अगर आपको ये चारों टर्म पता है तब तो बहुत आसानी से कर लेंगे, सिंपली मैच कराना है, बहुत आसानी से कर लोगे। बट अगर ये चारों टर्म आपको पता ही नहीं है तब तो बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या है, ये चारों पता होने चाहिए कि लाइन अथॉरिटी होती क्या है, स्टाफ अथॉरिटी होती क्या है। ये दोनों तो मैनेजर है, ये क्या होता है पहले ये समझते हैं। देखिए लाइन अथॉरिटी क्या होता है, लाइन अथॉरिटी जो होता है ये एक पावर है, एक अथॉरिटी है जो मैनेजर को दी जाती है, जिसमें मैनेजर को ये राइट मिलता है, अधिकार मिलता है, ये पावर मिलता है कि वो अपने जो सब ऑर्डिनेट्स हैं, लाइन अथॉरिटी में क्या होता है, जो अपने सब ऑर्डिनेट है उनको डायरेक्ट कर सकते हैं, उनको ऑर्डर दे सकते हैं, ये होता है लाइन अथॉरिटी में। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, लाइन अथॉरिटी में डायरेक्ट अथॉरिटी या पावर मिलता है मैनेजर को कि वो अपने सब ऑर्डिनेट को कमांड कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में। ठीक है, तो ये हो गया लाइन अथॉरिटी। स्टाफ अथॉरिटी में क्या होता है कि जो मैनेजर है वो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं देता है, वो काउंसिल कर सकता है, मदद कर सकता है, करता है। ठीक है, अपने साथ के कलीग्स को, दूसरे मैनेजर की, तो ये होता है स्टाफ अथॉरिटी। स्टाफ एडवाइस कर सकता है, तो स्टाफ अथॉरिटी में क्या होता है, ये वो राइट देता है कि जो मैनेजर है वो एडवाइस कर सकता है, सलाह दे सकता है, काउंसिल कर सकता है एंड सपोर्ट करता है दूसरे मैनेजर्स एंड एम्प्लॉय को, तो ये होता है स्टाफ अथॉरिटी। ठीक है, तो बताइए लाइन अथॉरिटी किससे मैच होगा, लाइन अथॉरिटी जाके इससे मैच होगा कि लाइन अथॉरिटी क्या है, ट्रेडिशनली गिव मैनेजर द राइट टू इशू ऑर्डर्स टू अदर मैनेजर एंड एम्प्लॉय, तो लाइन अथॉरिटी इधर मैच होगा सेकंड से। स्टाफ अथॉरिटी क्या है, स्टाफ अथॉरिटी मतलब अपने जो साथ के मैनेजर हैं उनको एडवाइस कर सकते हो, काउंसिल कर सकते हो, ये अधिकार दिया है, तो ये स्टाफ अथॉरिटी इधर मैच होगा कि ये मैनेजर को राइट देता है कि वो एडवाइस कर सकता है, सलाह दे सकता है, काउंसिल कर सकता है, तो बी मैच होगा फर्स्ट से। अब देखिए लाइन मैनेजर क्या होता है,
ये लाइन अथॉरिटी से ही लाइन मैनेजर भी रिलेटेड है। लाइन मैनेजर क्या है? वो मैनेजर जो ऑथराइज है कि अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे सके, वो लाइन मैनेजर, ठीक है। और स्टाफ मैनेजर जो अपने साथ के जो कलीग हैं, जो मैनेजर हैं, उनको एडवाइस करे, काउंसिल करे। तो स्टाफ मैनेजर क्या है? वो मैनेजर जो असेस करे, एडवाइस करे बाकी मैनेजर को, तो स्टाफ मैनेजर इससे मैच होगा। लाइन मैनेजर क्या है? वो मैनेजर जो ऑथराइज है टू डायरेक्ट द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट, ठीक है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अकम्प्लिशिंग द टास्क। तो लाइन मैनेजर ये है। तो ये सारे ही मैच हो गए। तो अब आप देख सकते हैं सारी मैचिंग मैंने कर दी है। तो बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा है? करेक्ट आंसर यहाँ पे 2 है। ए किससे मैच होगा? सेकंड से, ठीक है। बी किससे मैच होगा? फर्स्ट से। सी किससे होगा? फोर्थ से। डी किससे होगा? थर्ड से। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से किया जाएगा। एक बार देख लीजिए, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है। अगला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है। और ये जो क्वेश्चन है, ये टॉपिक है ना नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, बस वहीं से है। और एक बात और बता दूं, इकोनॉमिक्स मैंने अपने चैनल पे डिटेल में पढ़ाई है। तो वहां पे नेशनल इनकम का भी चैप्टर डिटेल में पढ़ाया है, जहां पे ये सारे टॉपिक जीडीपी, जीएनपी और इनके फॉर्मुलेज हैं, ठीक है। तो इन फॉर्मुलेज को लर्न करने का बहुत आसान तरीका मैंने उन वीडियोस में बताया है। तो आप अगर रेफर करेंगे तो वहां पे डिटेल में आपको सब मिल जाएगा। तो जरूर रेफर करिएगा। एंड सारे फॉर्मुले यहाँ पे, तो चलिए ये क्वेश्चन एक आया है, ठीक है, नेशनल इनकम। इकोनॉमिक्स में जो नेशनल इनकम का जो टॉपिक है, उससे केवल ये क्वेश्चन है। लेकिन अब एक बात ये है कि ये दिसंबर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एग्जैक्टली यही क्वेश्चन तो अब नहीं आएगा ना। लेकिन इससे मिलता जुलता नेशनल इनकम से एक दूसरा क्वेश्चन जरूर आएगा। नेशनल इनकम इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन करिए। इससे आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं, आपकी कितनी तैयारी है, क्वेश्चन का क्या स्टैंडर्ड है। एंड उसके बाद आप डिटेल में वो वीडियो देखिए, नेशनल इनकम पे मेरा जो वीडियो है, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर नेशनल इनकम? इनमें से नेशनल इनकम के बारे में क्या चीज करेक्ट नहीं है, वो आपको बतानी है, ठीक है। पहला क्या है? जीएनपी इज ग्रेटर देन जीएनआई, यानी ग्रॉस नेशनल इनकम। अगला क्या है? जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगला है एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी लेस डेप्रिशिएशन। अगला है एनडीपी, अच्छा यहाँ पे जीडीपी लिखा था, एनडीपी इज इक्वल टू एनएनपी लेस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको बताना है कौन सा सही ऑप्शन नहीं है, मतलब कौन सा गलत है, फॉल्स बताना है, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूले दिए हुए हैं। तो फॉर्मूले तो मैंने आपको डिटेल में उस वीडियो में पढ़ाया है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताती हूँ। सबसे पहले तो नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम मतलब टोटल गुड्स या सर्विसेज किसी भी कंट्री में किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कितने प्रोड्यूस किए गए, उनकी वैल्यू, कितने वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू इंपॉर्टेंट है, कितने वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज किसी कंट्री की बाउंड्री में किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, जनरली 1 ईयर में कितने वैल्यू के आइटम प्रोड्यूस किए गए, इसको कहा जाता है उस कंट्री की नेशनल इनकम, ठीक है। एंड नेशनल इनकम को मेजर करने का तरीका क्या है? जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, इन सब से मेजर किया जाता है, ठीक। अब मैं बता दूं, ये जो एनडीपी है, एनडीपी इज इक्वल्स टू एनएनपी लेस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पता करना है तो क्या करें? डोमेस्टिक यानी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पता करना है तो नेट नेशनल प्रोडक्ट में से नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा ना। तो ये तो सही है। अगला क्या है? एनएनपी क्या होता है? एनएनपी मतलब होता है एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिशिएशन, ये भी फॉर्मूला है, जीएनपी माइनस डेप्रिशिएशन, तो ये भी सही है। अगला क्या है? जीडीपी, ठीक है। तो जीडीपी के लिए क्या करेंगे? जीडीपी इज जीएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पता करना है ना, डोमेस्टिक पता करना है तो नेशनल में से इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर दीजिए। डोमेस्टिक यहाँ पे भी तो यही है, डोमेस्टिक पता करना है तो इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस किया है। तो यहाँ पे भी डोमेस्टिक पता करना है तो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस करिए, तो ये भी सही है। तो यानी ये तीनों फॉर्मूले तो सही है, ये हमें पता चल गया। तो अब इलिमिनेशन मेथड से भी अगर हम देखें तो हमें पहले ही समझ में आ गया कि दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। यानी हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन 1 इज द आंसर। हमें वैसे भी समझ में आ गया कि ऑप्शन 1 यहाँ पे आंसर है।
पर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ये जो जीएनपी है एंड जीएनआई है, दिस इज समवेयर सिमिलर, ये सिमिलर ही होते हैं। ये जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है ये ग्रेटर देन लेस देन नहीं होता है, दिस इज समवेयर सिमिलर टू जीएनआई। जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है एंड ग्रॉस नेशनल इनकम है, ये दोनों सेम ही होता है। ठीक है, तो यानी इनकरेक्ट पूछा है ना, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन सही है, यानी ये गलत है। ठीक है, अच्छा इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है दिसंबर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन। इसमें से कौन सा अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन का सोर्स नहीं है? ठीक है, नॉट अ सोर्स, कौन सा नहीं है ये बताना है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं एम्प्लॉइज एंड एक्स एम्प्लॉय, डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर, ये आपको दिख रहा है, डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर, अगला है पॉलिसी डॉक्यूमेंट, अगला है फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सोर्स नहीं है अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन का। ठीक है, तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको ये टर्म पता होना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन ये होता क्या है। अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपॉर्चुनिटी यानी जो जो अपॉर्चुनिटी ऑर्गेनाइजेशन के सामने है, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करती है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ यानी ग्रोथ के क्या क्या प्रोस्पेक्ट है, कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ हो सकती है, कहाँ कहाँ ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूवमेंट कर सकती है, इसके बारे में इसको आइडेंटिफाई करती है, पहचानती है इस प्रोसेस के थ्रू, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन। देखिए मैं लिखा है अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन एक प्रोसेस है ऑफ रिकॉग्नाइजिंग यानी पहचानना, अपॉर्चुनिटी को पहचानना एंड उसको इवेल्युएट करना। ठीक है, और आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन से पोटेंशियल एरियाज है जहां पे ऑर्गेनाइजेशन को और ग्रोथ मिल सकती है, ऑर्गेनाइजेशन जहां पे और इंप्रूवमेंट कर सकती है, ऑर्गेनाइजेशन पहचान सकती है कि मार्केट की नीड क्या है, कौन कौन सी ऐसी जरूरतें हैं जो मार्केट की अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुई है। ठीक है, इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है मार्केट के, और कहाँ कहाँ पे गैप रह गया है, यानी मार्केट में डिमांड तो है बट वैसी सप्लाई नहीं है, तो क्या है, गैप है। तो इसी को आइडेंटिफाई करना, इसी को पहचानना ना अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। और अगर सोर्सेस की बात करें कि अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है, इसके सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके सोर्सेस ये हैं, एम्प्लॉइज या जो एक्स एम्प्लॉय हैं ये इसके सोर्सेस हो सकते हैं, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हो सकते हैं, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो सकते हैं। तो ये सब इसके अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन के सोर्सेज हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट की तो बात ही नहीं हुई। देखिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट तो वो डॉक्यूमेंट है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन की जो भी पॉलिसी वगैरह है वो सब डिफाइंड होगी, तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट इज नॉट एन अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन सोर्स, ये कोई अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन का सोर्स नहीं है। तो और यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन 3 पॉलिसी डॉक्यूमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है अ फोरकास्टिंग टेक्निक इन विच द ग्रुप कंसिस्ट ऑफ पर्सन्स हु आर फिजिकली डिस्पर्स्ड एंड आर एनोनिमस टू वन अनदर इज कॉल्ड। यानी यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है वो कौन सी फोरकास्टिंग टेक्निक है जिसमें एक ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं जो फिजिकली डिस्पर्स्ड होते हैं, फिजिकली वो दूर होते हैं, एक दूसरे के लिए अनजान एनोनिमस होते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है और फोरकास्टिंग करते हैं, तो वो आपको टेक्निक बतानी है। 4 ऑप्शन आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं, डेल्फी टेक्निक, ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक, ह्यूरिस्टिक आइडिएशन टेक्निक एंड डिसीजन ट्री टेक्निक। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन है। एंड ये जो क्वेश्चन है दिसंबर 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं एक बात बता दूं, फोरकास्टिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो जरूर ये टॉपिक जो है फोरकास्टिंग टेक्निक का ये करके जाइएगा। ठीक है, एंड एक बात और है, मेरा जो पर्पस है ये क्वेश्चन कराने का वो ये है कि आपको केवल इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना मेरा पर्पस नहीं है, इस क्वेश्चन के थ्रू ये जो चारों ऑप्शन है ना इसके बारे में आपको आइडिया लग जाए, ये मेरा पर्पस है। क्योंकि देखिए एग्जैक्टली यही क्वेश्चन तो अब आएगा नहीं, ठीक है, बट क्या पता, जैसे मैं बता देती हूँ, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना डेल्फी टेक्निक है, लेकिन क्या पता जो अब जून 2025 में क्वेश्चन आए वो डिसीजन ट्री टेक्निक से आ जाए, उसका आंसर डिसीजन ट्री टेक्निक हो,
या वो डिसीजन ट्री टेक्निक का क्वेश्चन हो, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए बेसिकली हमें सारे ऑप्शन के बारे में अगर पता है ना, तो हम आने वाले जो क्वेश्चन हैं उनको भी अच्छे से कर पाएंगे। तो मेरा पर्पस वही है, सारे ऑप्शंस के बारे में बताना। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पर तो आपको पूछा गया है कि कौन सी फोरकास्टिंग टेक्निक है जिसमें ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, डिस्पर्स्ड होते हैं एंड दे डू द फोरकास्टिंग। तो ये कौन सी टेक्निक है, तो बता देती हूँ। दिस टेक्निक इज कॉल्ड डेल्फी टेक्निक। इस टेक्निक को डेल्फी टेक्निक कहते हैं। डेल्फी टेक्निक फोरकास्टिंग का एक मेथड है जिसमें जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपनी अपनी ओपिनियन देते हैं, ठीक है, एंड एक सहमति पे पहुंचते हैं। एंड ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग कोई सोई नहीं कि एक ही जगह पे हो, वो डिस्पर्स लोग भी हो सकते हैं और एक दूसरे से अनजान लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। और वहां पर एनोनिमस क्वेश्चनर के थ्रू, फीडबैक के थ्रू वो किसी डिसीजन पर पहुंचते हैं। तो इस मेथड को कहा जाता है डेल्फी टेक्निक। ये फोरकास्टिंग का मेथड है, बहुत पॉपुलर मेथड है डेल्फी टेक्निक। मैं मार्क करूंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है बट क्वेश्चन डेल्फी टेक्निक से बहुत पूछा जाता है। अगला जो ऑप्शन है दैट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक क्या है, देखिए ब्रेन स्टॉर्म करना यानी कुछ लोग मिलके मीटिंग कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं और आगे क्या हो सकता है, क्या आउटकम हो सकता है उसके रिगार्डिंग फोरकास्टिंग करते हैं। तो देखिए लिखा है ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक फोरकास्टिंग की टेक्निक है जिसमें ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट जो है दे जनरेट सम आइडियाज एंड फ्यूचर सिनेरियो को प्रिडिक्ट करते हैं, डिमांड आउटकम को प्रिडिक्ट करते हैं, जिसमें चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, दैट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक। अगली क्या है, ह्यूरिस्टिक आइडिएशन टेक्निक। तो ह्यूरिस्टिक आइडिएशन टेक्निक, इसको HIT भी कहते हैं, इसको HIT भी टेक्निक कहते हैं। फोरकास्टिंग की टेक्निक है जिसमें न्यू प्रोडक्ट, न्यू सर्विस के आइडिया जनरेट किए जाते हैं, ठीक है। ये बेसिकली ये जो टेक्निक है ना, इसमें कुछ मैट्रिक्स यूज की जाती है, मैट्रिक्स बनाई जाती है, रोज होते हैं, कॉलम होते हैं एंड रोज एंड कॉलम में जो प्रोडक्ट या जो सर्विस जो जनरेट करनी है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग फीचर्स उसमें लिखे होते हैं एंड डिफरेंट कॉम्बिनेशन, रोज एंड कॉलम के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से न्यू प्रोडक्ट या न्यू जो सर्विस है उसका आइडिया जनरेट किया जाता है, ठीक है। ये होता है HIT टेक्निक में। अगला क्या है, डिसीजन ट्री टेक्निक। तो डिसीजन ट्री टेक्निक में क्या होता है, ट्री बनती है, ये है, इसके दो आउटकम हो सकते हैं, फिर इसके दो आउटकम हो सकते हैं, इसके और ये दो आउटकम हो सकते हैं। तो इस तरीके से ट्री स्ट्रक्चर बनता है डिसीजन ट्री टेक्निक में। तो डिसीजन ट्री टेक्निक क्या है, ये भी फोरकास्टिंग की एक टेक्निक है जिसमें प्रिडिक्ट किया जाता है फ्यूचर वैल्यू बेस्ड ऑन द पास्ट वैल्यू, यानी फ्यूचर में क्या हो सकता है ये प्रिडिक्ट किया जाता है पास्ट के डेटा के बेसिस पे। तो ये होता है डिसीजन ट्री टेक्निक में, ठीक है। तो ये चार क्या है, फोरकास्टिंग की टेक्निक हैं, ओके। और यहाँ पे आंसर आपको मैंने बता दिया है, यहाँ पे आंसर कौन सा सही है, डेल्फी टेक्निक, जहां पे कुछ एक्सपर्ट मिलके कुछ क्वेश्चनर के थ्रू, ठीक है, डिस्कशन के थ्रू, क्वेश्चनर के थ्रू किसी कंसेंसस पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, इसे कहा जाता है डेल्फी टेक्निक। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं, आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। और एक बात है कि चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हर दिन आपके लिए दो वीडियो इसी तरीके से PYQ पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे, मैं ऐसे ही हर दिन 2 वीडियो आपके लिए लाती रहूंगी। बट आप भी मुझे सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ये लेक्चर कैसा था, आपके लिए यूजफुल था कि नहीं था, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।